1 0 शुरू करें। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूचू की इस गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका नमन करता हूं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक जिले दमोह में घटना घटी जिसको सुनकर हमारी रूह कांप गई। सारे लोग परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हैरत में आ गए। एक अपराधी ने, मैं उसे अपराधी इसलिए कहूंगा क्योंकि वो डॉक्टर से नहीं कहा जा सकता, एक अपराधी ने अपनी फर्जी डिग्रियों को दिखाकर एक जगह नौकरी हासिल की और उसने फर्जी डॉक्टर बनकर कई लोगों का ऑपरेशन कर दिया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद हाहाकार मच गया और तमाम लोग परेशान हो गए। लेकिन इसने कई सवाल भी हमारे सामने खड़े किए। सवाल ये है कि हम ये बात कैसे पता करें कि जिस व्यक्ति से हम अपना इलाज करा रहे हैं वो अपराधी है या डॉक्टर है। ये हम कैसे पता करें कि जो व्यक्ति अपनी दीवारों पर डिग्रियां टांगे हुए हैं वे डिग्रियां सही हैं या कोई अपराधी है और जिसने फर्जी डिग्रियां हासिल की हैं। ये तमाम सवाल हैं, तमाम शंकाएं कुशंकाएं हैं। इन पर जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अनिल बंसल। डॉक्टर अनिल बंसल को आपने कई बार टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा, अखबारों में आपने इनका नाम देखा होगा। ये दिल्ली के जाने माने चिकित्सक हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपनी एंटी क्वैकरी सेल की वजह से जाने जाते हैं। आपने इस काम में अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल लगाए। आप एंटी क्वैकरी सेल के अध्यक्ष रहे, आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, इसके साथ साथ आप बहुत सारी संस्थाओं में अध्यक्ष और चेयरमैन रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं और एक संयोग है कि आज से करीब 25 साल पहले मैंने डॉक्टर अनिल बंसल का इंटरव्यू किया था जब मैं जनसत्ता में था, और आज फिर 25 साल बाद मैं आज डॉक्टर अनिल बंसल का आपके लिए इंटरव्यू कर रहा हूं। डॉक्टर अनिल बंसल, इतनी लंबी दोस्ती, उतने लंबे साथ के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद 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 आलोक जी। डॉक्टर बंसल, मेरा पहला सवाल आपसे है कि यह बात हम कैसे पता करें कि जिस व्यक्ति से हम इलाज करा रहे हैं वो एक अपराधी है या वो एक जेन्युइन डॉक्टर है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आम आदमी के लिए ये पता करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि कौन असली है कौन नकली है। वो जो नकली होते हैं वो इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने सर्टिफिकेट नकली बना के लगा रहे होते हैं कि उनको पता करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जब आदमी अपना बीमार होता है तो उस टाइम वो ये नहीं समझता कि डॉक्टर की डिग्री पूछो। वो तो जो अथॉरिटीज वाले हैं जो इनको अलाउड करते हैं उनको जांच करनी चाहिए, उनको रेगुलर जांच करनी है और लोगों को बताना चाहिए कि ये डिग्री असली है या नकली है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आम जनता के लिए पता लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पता लगा सकता। आपने पीछे देखा होगा बड़े बड़े केसेस, युवराज सिंह को कैंसर जब हुआ था तो एक नकली डॉक्टर जो था, कोई डिग्री नहीं थी, उसने अखबार टीवी में आके कहा कि युवराज सिंह को कैंसर है और मैं उसका इलाज करूँ। उससे पहले एक फरीदाबाद में विनोद नाम का कोई बंदा था, वो नकली डॉक्टर था और वो किडनी निकालता था, पूरा अस्पताल बना रखा था, किडनी का रैकेट था। जब एक व्यक्ति की डेथ हुई तो पता लगा कि वो डिग्री नकली। तो इसलिए ये पता लगाना एक आम आदमी के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें 3 स्तर पे हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहले तो जब आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं जो मध्यम शहर के हैं या थोड़े ठीक ठाक शहर में है तो एक जान पहचान होती है। समस्या होती है जब आप किसी ऐसे सामाजिक कैंपों में जाते हैं या किसी मिशनरी या सामाजिक संस्था के अस्पताल में जाते हैं, तो वहां कैसे पता लगेगा कि जिस व्यक्ति से आप इलाज करा रहे हैं वो डॉक्टर सही है। जी, वही तो नहीं पता लगा सकते आप, क्योंकि आप वहां पूछ नहीं सकते। जो वहां उनको नौकरी दे रहे हैं वो डिग्री चेक नहीं करते। वो क्या करते हैं कि डिग्री उन्होंने दी और मेरे पास रख ली। एक बंदा बताता हूँ, मैं आज से कुछ साल पहले दिल्ली में एमडी मेडिसिन लिख के और आईएमए डीएमए का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया, काउंसिल के अंदर भी आ गया और उसे कोई डिग्री नहीं दी। तो इसलिए जब पता कैसे लगा कि जब इलेक्शन खड़ा होने लगा तो उसका सर्टिफिकेट चेक किया तो पता लगा कि उड़ीसा के किसी डॉक्टर की डिग्री पे उसने अपनी फोटो चिपका के, फोटो कॉपिंग करके और एक नई डिग्री बना के वहां काम करना। तो एक आम डॉक्टर साहब, आदमी तीसरी बात में एक इसमें तीसरी बात भी पूछ रहा हूँ। आजकल जो ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्टेशन देते हैं या बहुत सारी चीजें करते हैं, इसमें कैसे पता किया जाए कि डॉक्टर अपराधी है, फर्जी आदमी है या सही का डॉक्टर है। तो गवर्नमेंट एजेंसी बता सकती है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि इन लोगों का इतना रैकेट होता है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं कि वो कोई चीज आम आदमी के लिए छोड़ते नहीं। तो इसके लिए सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, पॉलिटिशियंस है, उनको आगे आना होगा, एक्टिवली काम करना होगा। होता क्या कि अपनी गति पे जाने के लिए वो लोग इन लोगों की सपोर्ट लेते हैं इलेक्शन में या दूसरी चीजों में।
तो जिसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता। एक डॉक्टर महिला साहब, एक तो यह होता है कि व्यक्ति बिना डिग्री के ऑपरेशन कर रहा है, दूसरा होता है कि बिना डिग्री के देख रहा है। ऐसे तो झोला छाप अपराधी आप मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी क्या आप अपराधी मानते हैं जिनके पास कोई नाम की डिग्री है और वो एलोपैथी इलाज कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। ये दो इश्यूज है, एक तो नकली डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर, एक है क्रॉसपैथी करने वाला, जो आपने कहा है क्रॉसपैथी कर रहे हैं। एज पर लॉ जिन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया 1956 के बाद, वो सिर्फ एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयुर्वेदिक या होम्योपैथी के डॉक्टर जो हैं उनकी अपनी अलग काउंसिल बनी हुई है, उनका अपना अलग शेड्यूल है, वो अपनी पैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्रॉसपैथी करते हैं कि आयुर्वेदिक पढ़ के या होम्योपैथी पढ़ के एलोपैथी में कर रहे हैं, तो वो एक गलत बात है, क्रॉसपैथी है, वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है। साहब, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि जिससे हम इलाज करा रहे हैं वो एक अपराधी है और नकली डिग्री लग के इलाज कर रहा है, तो इसमें आम आदमी क्या कर सकता है, कहां इसकी शिकायत कर सकता है, क्या इसके खिलाफ कानून है? देखिए, जो इसके अंदर जो स्टेट मेडिकल काउंसिल होते हैं हर जगह बना रखी है, वहाँ अपनी कंप्लेन वो दायर कर सकते हैं, जिनको कोई चेकिंग करनी चाहिए डिग्री के बारे में। और क्योंकि क्रिमिनल केस है, यहाँ डिग्री भी नहीं रहेगा, तो पुलिस को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इसकी डिग्री की जांच की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की। डॉक्टर साहब, इसके खिलाफ क्या सजा का प्रावधान है, क्या कानून है? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कानून ठीक से नहीं बने हुए अभी तक। जो पुलिस वाले जो है वो जनरली काउंसिल एक्ट में इसको पकड़ते हैं, और काउंसिल एक्ट में बेलेबल ऑफेंस है, और कोर्टों में 10-10, 15-15 केस चलते हैं। जबकि इनके ऊपर मर्डर का केस बनना चाहिए, जिनका डिग्री नहीं है और वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको क्रिमिनल मान के जो धारा 302 है, 419, 420 पुराने वाली, जिसमें जब अपने आप को फोर्स करते हैं डॉक्टर करके, तो उसमें सजा 7 साल की होती है या और ज्यादा होती है। तो उसमें इनके खिलाफ केस होना चाहिए, जो कि पुलिस वाले नहीं करते, क्योंकि उसके लिए उनको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और वो इंटरेस्टेड नहीं होते कि ऐसी चीजों के अंदर वो अपने आप को आगे लाए। मैं डॉक्टर अपना साहब, अगर बताता हूँ। 7 लोगों की जान चली गई दमोह में, एक व्यक्ति, एक ऐसा अपराधी जिसने ऑपरेशन किया और 7 लोगों को मार डाला है, तो हत्या का मामला 7 लोगों का, इस पे क्या कानून, क्या एक्शन लेगा और कितनी सजा हो सकती है? इस पे तो 302 या 302 लगना चाहिए, धारा 302, जो मर्डर का केस होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कानून के अंदर, इस तरह मैं बताता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था एंटी कोकेसेल दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, आज से 15 साल पहले, हमने केसेस पकड़े, पुलिस वालों को जोर दिया हमने कि भाई आप इस पे 300, 419, 420 लगाएं। उन्होंने केस पे लगाते ही नहीं वो धाराएं, वो धाराएं लगाते हैं डीएम चेक की, जिसमें 1 या 2 साल की सजा है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है, और वो केसेस अब कोर्ट में चल रहे हैं। अभी परसों मुझे एक समन आया 30,000 से कि आप उस केस में थे, आप आगे गवाही दीजिए। तो आज रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो अफसर जो लोग हैं इस तरह की केसेस करने से बचते हैं, चाहे पुलिस वाला हो या मेडिकल काउंसिल वाले ऑफिसर। डॉक्टर साहब, सरकारें इसके लिए किस तरह से अभियान चला सकती हैं, या सामाजिक संस्थाएं कैसे अभियान चला सकती हैं, या डॉक्टर्स की जो संस्था है वो किस तरह अभियान चला सकती हैं इसको रोकने के लिए? देखिए, डॉक्टरों की संस्थाएं अगर कोई बयान चलाती है तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो लगता है कि इनकी अपनी प्रैक्टिस को नुकसान हो रहा है, ऐसा कर। ये एक सामाजिक बुराई है, जिसमें प्रशासन को और जनता को आगे आना हो। जनता को आगे आके इसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जी हमें अच्छा इलाज मिले, क्वालिफाइड लोगों से इलाज मिले, और प्रशासन को बिना किसी भेदभाव के जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ जब एक केस होता है तो 10-15 दिन, महीना तो चलता रहेगा, उसके बाद सब काम पीछे हो जाता है, भूल जाते हैं तो लोग। प्रशासन को बिना किसी दबाव के, बिना किसी के, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली लेकिन आपके हाईकोर्ट सामने चुनौतियां क्या हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इसको? क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां? मैं बताता हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई इनकी नकली डॉक्टरों की सबकी डिग्री जांच करे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जाके। हर इलाके में एक बीट ऑफिसर होता है, वो जाके जांच करेगा। पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया, ये कह के जी हमारे पास मैन पावर नहीं है, ये काउंसिल काम करे, हम कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में जब ये हाल था तो बाकी जगह क्या हुआ? हम लोगों को मुश्किल क्या आती है, अगर हम रेड मारने जाते हैं तो वहाँ वो लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लोग जो उनको पैसा खिला रखा था वो उनको बचाने आते हैं, तो ऐसे में कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, और जो लंबे लंबे केस चलते हैं उसमें तारीखें चलती हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो इसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा, जिससे कि अधिकारी भी, जनता भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।
डॉक्टर साहब, जो ये लोग झोला छाप व्यक्ति होते हैं, ये जो दवाइयां लिखते हैं वो सस्ती लिखते हैं, इनकी फीस 5 या 10 रुपया होती है, क्या इस वजह से भी गांव देहातों में लोकप्रिय होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल होता है? नहीं, ये कोई सस्ते नहीं होते, बेवकूफ बनाते हैं। 5 या 10 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं आपको पानी चढ़ाना है, पानी की कमी हो गई, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, 500 रुपए ले दिए। कोई खराबी हुई तो बाजार से एंटीबायोटिक ली, वो दे दी उन्होंने। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हर दवाई में स्टेरॉयड डाल देते हैं। स्टेरॉयड आपको पता है कि बैन दवाई है, जो कि किसी को लेनी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। ये दवाइयां जो दे रहे हैं, इनको कौन अथॉराइज कर रहा है? ड्रग कंट्रोलर के पास पावर है कि जो लोग डॉक्टर नहीं है उनको दवाई ना देने दें, लेकिन वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। उनको डॉक्टर आगे साहब, आगे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं होती, वो हकीम है या वैद्य हैं, तो क्या ये लोग भी झोला छाप में ही आएंगे क्या? देखिए, 1973 में 70 में आयुर्वेदिक काउंसिल बन गई थी और 1973 में होम्योपैथिक काउंसिल बन गई थी। जो लोग यहाँ रजिस्टर्ड है वही अलाउड है प्रैक्टिस करने के लिए, जो नहीं है इनमें भी वो झोला छाप है या फेक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो क्या सरकार की तरफ से किसी प्रकार के कोई मुआवजे की गुंजाइश इसमें है क्या? कोई प्रावधान है क्या? किसी की जान चली जाती है या किसी कोई सीरियस बीमार हो जाता है तो क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है क्या? तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है। सरकार के लिए इशू इम्पोर्टेंट है नहीं। सरकार चाहती है कि जी लोगों का इलाज किसी भी तरह से उनको मिल जाए। क्वालिटी हेल्थ केयर के ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, आखिरी में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि सरकार चाहे अगर तो उनको किस तरह से रोक सकती है, कैसे रोका जाए इनको? ये बड़ा आसान है। हमने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस किया था, तो उसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसमें कहा था कि पुलिस, काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर, ये सब लोग मिलके इकट्ठा काम करें, और जो भी बंदा पकड़ा जाता है, तीनों दवाई वाला उसकी दवाई, ड्रग कंट्रोलर दवाई इकट्ठी करे, काउंसिल वाले प्रॉपर धारा लगाएं, और पुलिस वाले उसकी जमानत ना होने दें। अगर सब मिलके करेंगे तो काम हो सकता है। जनता को आगे आना चाहिए कि अपनी कंप्लेन लेके, अपनी तकलीफ लेके, जिससे कि सबूत होने चाहिए। अगर सबूत नहीं होंगे तो फिर वो छूट जाता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल। मैं गवाह देता हूं आपके साथ की, क्योंकि 25 साल से मैं देख रहा हूं कि आप इस काम में लगे हुए हैं, हो सकता है कि और भी लंबे समय से आप लगे हो। कितनी सफलता आपको मिली और आगे आप क्या चुनौतियां देखते हैं? नहीं, हमने किया आप लोगों के साथ मिलके, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब जो सिस्टम देखा हमने पिछले 15 साल में, तो अब हमारा भी उत्साह खत्म हो गया। मेरे साथ एक डॉक्टर वीएन शर्मा होते थे, जो मेरे से भी ज्यादा काम करते थे। 4 साल पहले उनकी कोविड में डेथ हो गई। अब उसके बाद मेरे को भी कोविड की थोड़ी सिम्टम्स हैं, पार्किंसन हो गया। अब मैं उतना एक्टिवली नहीं कर पाता, लेकिन अल्टीमेटली तो हम किस लिए कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत करते हैं, भाग रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और वहां उसको बचाव के लिए कोई अथॉरिटी सपोर्ट ही नहीं करती हम लोगों को। तो इसलिए बड़ा दुख लगता है कि हमारे जैसे देश में, जो आज डेवलपिंग करता जा रहा है और बहुत अच्छे हाई मुकाम पे पहुंच रहा है, वहाँ हेल्थ केयर के बारे में कोई नहीं सोचता कि क्वालिटी हेल्थ केयर को जनता को कैसे दिया जाए। और उसी का नतीजा है कि इस तरह के लोग, फर्जी डॉक्टर, आके लोगों का इलाज करते हैं और लोगों की डेथ होती है। आज के इस पूरे शो में जो 2-3 बातें डॉक्टर बंसल ने कही वो महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें दोहराता हूं। पहली बात, आपको यह देखना है कि जो व्यक्ति के पास जिस डिग्री है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है या आयुर्वेद डॉक्टर है, तो उसी का इलाज करे, एलोपैथी का इलाज ना करे। दूसरा, जिस व्यक्ति के पास एलोपैथी की डिग्री है वो उसको आप जांच लें कि सही डिग्री है या एक अपराधी है। तीसरा, जब आप किसी सामाजिक कैंप में जाते हैं तो इस बात की सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर नौकरी देती हैं, उसकी सेवाएं लेती हैं, तो तय करें कि जो डिग्री उसके पास है वो सही है। चौथी बात, अगर आपको ऐसी शक होता है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और इसकी मेडिकल काउंसिल में शिकायत भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप इलाज करा रहे हैं वो कोई अपराधी ना हो, डॉक्टर हो। और इसके अलावा डॉक्टर अनिल बंसल जैसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली, समाज ने, पूरे सिस्टम ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम यही कहेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। डॉक्टर बंसल आज भी इस उम्र में भी इन लोगों के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं। मैं पूरे चू चू के गप्पों के दर्शकों की तरफ से डॉक्टर बंसल आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आप, भगवान बहुत आपको बहुत स्वस्थ रखे और आप इस मुहिम में लगातार जारी रहें। बहुत बहुत हमने आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई जो उनकी जिंदगी में काम आएंगी, और एक दर्शक की भी अगर जिंदगी आपकी इन बातों से बच पाई तो आज का कार्यक्रम मैं सार्थक मानूंगा। डॉक्टर बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। आपका भविष्य मंगलमय हो, स्वस्थ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद लोग।